आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में नया टॉपिक लेकर आए हैं। मापन तथा मात्रक में नया टॉपिक है हम लोग का सार्थक अंक। क्या है? हाँ, सार्थक अंक में सार्थक अंक किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है और सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए सार्थक अंक। सार्थक अंक का परिभाषा लिखिए। किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त करने के लिए, किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त करने के लिए, किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। प्रयोग की जाने वाली अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे लिख लीजिए, किसी छड़ की लंबाई, किसी छड़ की लंबाई 3.45 सेमी है। ठीक, इसमें सार्थक अंक क्या है? सार्थक अंक हमारा हो जाएगा 3, 4 और 5। सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा? सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3। समझ में आया ना? तो किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या को प्रयोग किया जाने वाले अंकों को क्या हम लोग कहते हैं? सार्थक अंक। और सार्थक अंकों की संख्या जब पूछेगा तो उसमें कितने हैं गिनकर लिख दीजिए। ठीक, यह सार्थक अंक होता है। और सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं। कहाँ पर सार्थक अंक हमें लेना है, कहाँ पर किसको छोड़ना है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा परिभाषा हो गया, एक उदाहरण हो गया। ठीक, अब हमारा अगला होगा सार्थक अंक ज्ञात करने की विधि। सार्थक अंक ज्ञात करने की विधि। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम में सबसे पहले इसमें 2 बात हम ध्यान में रखेंगे। पहला बात, उसको साइड में लिख लीजिए, शून्य अंक जानते हैं ना? शून्य अंक किसी कहते हैं? शून्य को कहते हैं। और अशून्य अंक क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसको हम लोग अशून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य को तो शून्य कहते हैं, अशून्य को छोड़कर जितने अंक बचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अशून्य। समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रहे। जहां जहां पर मैं अशून्य बोलूंगा समझिए दिमाग में ये अंक, और जहां जहां मैं शून्य बोलूंगा उसको समझिए शून्य। ठीक है, तो चलिए सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम में पहला नियम है, सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य जो है सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.3, 9, 6, 4 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4 क्या है? 4। ठीक, और एक उदाहरण लिखिए, 2.56 में सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3। ठीक, सार्थक अंक पूछेगा तो 2 बताना है, 5 बताना है और 6। सार्थक अंकों की संख्या बोलेगा तो 1, 2, 3। ठीक है, दूसरा है 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य हम बोले तो अशून्य का मतलब कि शून्य को छोड़कर, यह अशून्य हो गया, यह अशून्य हो गया, इसके बीच में जो भी 0 आएगा उसको भी सार्थक अंक में हम लोग गिनते हैं। ठीक,
तो 2.0035 में सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा? 1 2 3 4 5। ठीक, कहना है दशमलव बिंदु से पहले यदि कोई अशून्य अंक न हो तब दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ऐसे देखो, दशमलव की इधर कोई मतलब ये कोई अशून्य अंक, ये क्या है? दशमलव की इधर शून्य है, माने अशून्य अंक नहीं है, तो हम क्या करें? दशमलव के बाद का जो जीरो होता है उसको सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। माने दशमलव पहले अगर अशून्य नहीं है तो दशमलव के बाद जितने जीरो होते हैं उसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 होगी, इसको छोड़ देंगे। अगर यहीं पर अगर मान लो कोई गिनती हो जाए, जैसे कोई अशून्य अंक आ, जैसे 5.000562 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। इसके पहले अगर शून्य होता तो हम पूरा छोड़ देते हैं, 1 2 3 लिखते ना, लेकिन इसके पहले अशून्य है तो हम सारा इसको काउंट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यही बोल रहा है दशमलव बिंदु से पहले यदि कोई अशून्य अंक, अशून्य का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना हो तब दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर, दाहिनी का मतलब उस हम इधर बाया इधर होता है, दाहिना उधर होता है ना, शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। करा है ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो तथा दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखो, दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य कौन है? ए है ना। दशमलव बिंदु के बाद पहला अशून्य, दूसरा अशून्य, इसके बाद दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य, इसके बाद जितने शून्य आएंगे सभी क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक। जैसे देखो, इसमें सार्थक अंक गिनना है 1 2 3 4 5 मत कहिए, पहले दशमलव यहाँ पर शून्य है तो यह वाला छूट जाएगा इसके पहले वाले नियम से। अगर यहाँ कोई अंक होता, अशून्य अंक होता तो हम सारा गिन लेते ना। यहाँ जैसे 2 होता तो 1 2 3 4 5 6, सार्थक अंक कितना होता? 6। जब यहाँ 2 होता तब, तो इसको तो काउंट नहीं करना है, इसको तो हमें गिनना नहीं है। सार्थक अंक में 1 2 3 4, ये मतलब अंतिम अशून्य के बाद जितने आएंगे शून्य सबको गिनना है सर। ठीक, अगर ऐसे रहता जैसे 1.055500 में सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 तो सारा हो जाएगा। यहाँ पर शून्य है इसलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक, इसके पहले वाले नियम से जैसे 0 0 0 0 0 1 है, इसमें सार्थक अंक कितना है? 1 है ना। अगर यही मैं कुछ लिख दूं तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा? 6। ठीक है, तो हमें जब इसमें सार्थक अंक काउंट करना है तो इसको छोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे? छोड़कर 1 2 3 4 ऐसी संख्या जिसमें दशमलव न हो तब अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे देखो, इसमें दशमलव नहीं है ना, दशमलव नहीं है तो अशून्य अंक के दाहिनी तरफ, दाहिना उधर होता है ना, दाहिना उधर होता है और बाया इधर, तो अशून्य अंक के दाहिनी ओर जो शून्य आया है सब, इसको सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे क्योंकि इसमें दशमलव नहीं आया है ना। इसका हो जाएगा सार्थक अंक इसमें कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। ठीक, आगे दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर किसी अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। देखो, दशमलव हो गया, इसके दाहिनी तरफ अशून्य के बाद जो 0 आएगा सब सार्थक अंक होता है। 1 2 3 4, ये दशमलव हो गया, ये अशून्य हो गया, और शून्य के बाद का शून्य सब सार्थक अंक में गिना जाता है ना। तो किसी संख्या में 10 की घातों को
सार्थक अंकों में हम लोग जो है नहीं गिनते हैं। इसमें जैसे हो गया 1.76 गुणे 10⁻20 में सार्थक अंक कितना होगा, 1 2 3, कितना होगा 3, 1 7 6, मतलब 1 2 3 अंक सार्थक अंक में होंगे और 10 की घात को नहीं लेते हैं। ठीक, देखिए दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्याएं नहीं बदलती है। जैसे 3.5 में सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3, दशमलव यहाँ कर दिए 1 2 3 सार्थक अंक और दशमलव इसमें नहीं लगाएंगे तो 1 2 3, और यहाँ पर भी दशमलव करेंगे तो में सार्थक अंक कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, सार्थक अंक की विशेषता में ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट है, लिखिए इसका पहला पॉइंट है, किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या, किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है, यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कोई माप है, माप 3.54 है और दूसरा माप है सेमी 2.5 सेमी, तीसरा माप है 2.143 सेमी। इसमें देखिए ध्यान से, जो सार्थक अंक होता है यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है अल्पतमांक। यह वाला, यह जो लंबाई मापी गई है, जिस उपकरण से मापी गई है वह दशमलव के 2 स्थान आगे तक का माप सकता है। इसका अल्पतमांक होगा 0.01 सेमी, कितना होगा 0.01 सेमी। मतलब जिस यंत्र से यह लंबाई मापी गई है उसका अल्पतमांक कितना होगा 0.01 सेमी, और जिस यंत्र से यह वाला मापी गई है उस यंत्र का अल्पतमांक कितना होगा 0.1 सेमी, और जिस यंत्र से यह वाला मापी गई उसका अल्पतमांक कितना होगा, अल्पतमांक इसका कितना होगा, अल्पतमांक कितना होगा 0.001 सेमी। तो कहने का मतलब यही है, जो सार्थक अंकों की संख्या होती है वह यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होती है, वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होती है। जैसे 2.54 सेमी और 2.543 सेमी, इसमें सार्थक अंक कितना है 1 2 3, इसमें सार्थक अंक कितना है 1 2 3 4। यह माप सबसे अधिक यथार्थ है, अधिक यथार्थ। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। किसी माप में जितना अधिक सार्थक अंक होता है, किसी माप में जितना अधिक सार्थक अंक होता है उस माप में प्रतिशत त्रुटि बहुत कम होती है, उस माप में प्रतिशत त्रुटि बहुत कम होती है। इस प्रकार वह अधिक यथार्थ होता है, इस प्रकार वह अधिक यथार्थ होता है। जैसे 2.54 सेमी में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा
प्रतिशत त्रुटि अगर निकालेंगे, ध्यान देंगे प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलता है। यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, नीचे 2.54 गुणे 100, ठीक हो जाएगा 1/2.54 गुणे 100, दशमलव कैंसिल हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 कर लेंगे, ठीक। नीचे 2.54 गुणे 100, 1/254 गुणे 100, तो हो जाएगा 100/254। अब देखिए ध्यान से, इसमें भाग दिए तो हमारा प्रतिशत त्रुटि इतना आया। अब इसका प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ दशमलव, इसका भी 0 लिखिए, नीचे 2.543 गुणे 100, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, 1/2543 गुणे 100, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 100/2543 बराबर 0.0393। अब देखिए इसमें प्रतिशत त्रुटि कितना है, 0.393 है, इसमें प्रतिशत त्रुटि कितना है, 0.0393। तो ये वाला त्रुटि कम है। त्रुटि का मतलब जैसे हम कोई माप याद करें तो उसमें त्रुटि जितना कम होगा उसको हम इतना अच्छा समझेंगे, समझ आया ना। तो दोनों माप में इसमें प्रतिशत त्रुटि 0.393 है, इसमें 0.0393 है। कौन छोटा है, सबसे कम त्रुटि है, सबसे कम त्रुटि यह है। तो यह वाला माप क्या है, सबसे अच्छा है। तो जितना अधिक सार्थक अंक होगा उतना अच्छा वह माप होगा, और जितना अधिक सार्थक अंक होगा उसे प्रतिशत त्रुटि कम आएगा, तो वह अच्छा माप होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सार्थक अंक के बारे में पढ़े हैं। अब अगली बार आपसे मिलेंगे सार्थक अंक का जोड़ और घटाने, मतलब सार्थक अंक का उपयोग पढ़ेंगे, जोड़ और घटाने, गुणा और भाग में, ठीक है।